हम देख रहे हैं कि आज हर तीसरे चौथे को मोतियाबिंद हो रहा है। हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग या जो पुरखे थे, उनको तो कोई किसी में सुना नहीं किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। आप भी सुने होंगे दादा परदादा के क्या ऑपरेशन हुआ नहीं है। तो ऐसा हो गया कि इस 20-30 साल के ड्यूरेशन में मोतियाबिंद की बीमारी सब में हो रही है या बढ़ गई है। बेबीज में देखा गया है कि प्री मैच्योर बेबीज में भी आंखों की प्रॉब्लम हो रही है और पेरेंट्स घबरा जा रहे हैं और एक धंधा बन गया है। हॉस्पिटल्स में भी धंधा बन गया है और डरा दिया भी जा रहा है। तो ये क्या है, इसका सलूशन भी क्या है? सोल्यूशन है मोर देन 2000 अभी बच्चे आरोपी का जो ट्रीटमेंट हुए हैं और 2000 हमें गर्व होता है कि 2000 बच्चों की ब्लाइंड होने से बचाए हैं। 2000 में 1 ही 2 बच्चे होंगे जो ब्लाइंड होंगे। 1999 या 98 बच्चे की आंख बच गई है। आज जो पेरेंट्स आते हैं 2 साल 5 साल 10 साल के फॉलोअप में, पता था कि अगर ये समय पे नहीं मिलते ये सारे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार प्री मैच्योर बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं। तो ये 100% क्यूरेबल है, समय पे बस बच्चे पहुँच जाए। इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बच्चा तो पैदा हुआ, आँख में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मैं बता, यही बात अभी हर एक पॉइंट है मेरे लिए। मैं मरीज़ देखता हूँ ना, बच्चा इतना छोटा आता है, 1-1 kg का 800 ग्राम के बच्चे यहाँ आते हैं। मैं जब बताता हूँ कि हाँ इनकी आँख का रेटिना डेवलप नहीं किया, हमें इलाज करने की ज़रूरत है, 10 में 2 पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो इलाज नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके XYZ पर्सन ने, घर के जो नॉन मेडिकल पर्सन है, उन्होंने बोला अरे बच्चा छोटा है, बड़ा होगा अपने आप ठीक हो जाएगा। कॉमन सेंस की है कि ऐसा छोटा प्री मैच्योर से बीमारी आई है तो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे बच्चे 6 महीने बाद ब्लाइंड होके पहुँचते हैं हमारे पास। उस समय पेरेंट्स के पास कुछ नहीं करने को रहता है, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर ब्लाइंडनेस हो गई तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है उसका। जैसे कोई पेशेंट आपके यहाँ से ऑपरेशन करा के घर गया, तो एक समय आप देते हैं कि इतना दिन आपको प्रिकॉशन में रहना है। उस दौरान कुछ प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे पेशेंट परेशान भी हो जाते हैं, कंसल्ट भी करते हैं। तो कौन सी वो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट को उस वक्त ख्याल रखना चाहिए, जो उस वक्त आपसे इमरजेंसी के तौर पे उसे देखे? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन अब 12 महीना होता है। नहीं, अब ठंडा गर्मी का कॉन्सेप्ट चला गया था कि ठंडा में ही होना चाहिए। यस, ये सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी का जी, अभी कि हाँ है। मतलब मैं तो इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि लोगों में मैसेज जाए कि मोतियाबिंद का इलाज 12 महीना। दिल्ली एम्स में मैं था, हम लोग 12 महीना सर्जरी करते थे। तो अगर ऐसा एक मैसेज चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को 2 साल या 3 साल के बच्चों को तुरंत मोबाइल पर थमा देते हैं हाथों में अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए। वो बच्चा बिजी है, फिर अब पेरेंट्स अपना काम में लग जाते हैं। लेकिन कितना घातक है उस बच्चे के लिए, वो पेरेंट्स उधर समझेंगे। डॉक्टर का मशहूर टर्म है कि आँखों की नस सूख गई है, रोशनी नहीं आ सकती। तो पेशेंट को लगता है कि रोशनी नहीं आ सकती, लेकिन वैसे भी लोगों को आपने ट्रीट किया कि रोशनी वापस भी आई। तो आजकल कैटरेक्ट हो गया या आँखों की जो भी डिजीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसका बेसिक्स क्या है, मतलब जो बढ़ने का कारण क्या? पहले तो हम तो ये ऐसा देखा गया है, मैंने पर्सनली फील कई जगहों पर किया कि डॉक्टर पेशेंट्स को बहुत ही कम समय देते हैं और बहुत कम सुनते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि आप संवाद करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं और टाइम देते हैं, बिल्कुल पेशेंटली सुनते हैं, कूल माइंड से आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समय देते हैं। ये कितना, मतलब ये रिलेशन पेशेंट डॉक्टर में कितना डेवलप होना चाहिए? देखिए, नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। किसी के जीवन में रोशनी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है ये उन्हीं से समझा जा सकता है जो इस रोग से जूझ रहे हैं। इन्हीं लोगों में उम्मीद की रोशनी भरने का काम कर रहे हैं मशहूर डॉक्टर सुबोध सिंह, जिन्होंने एम्स से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। वो देश विदेश कहीं भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने रांची को ही चुना और रांची में सेवा दे रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसे इन्हें डॉक्टर बनने का ख्याल आया और इन्होंने आई सर्जन ही बनना क्यों चुना। डॉक्टर साहब, आज़ाद सिपाही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा सवाल था, इसका आप जवाब दें। धन्यवाद राकेश जी, इतना अच्छा
इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि डॉक्टर क्यों बने। जी देखिए, हर बच्चे की एक बचपन में ही एक ख्वाहिश होती है कि क्या करना है, बड़े होके क्या करना है, ये करना है। मुझे ये जो डॉक्टर बनने का जो सबसे पहले, मैं क्लास 4-5 में जब था तभी से मैं जाता था हॉस्पिटल, मतलब अपने मेरे तबीयत ख़राब किसी पापा मम्मी का, तो वो एक हॉस्पिटल से एक अलग से अट्रैक्शन मेरे को आता था कि मुझे जानते ही मुझे अच्छा लगता था कि मतलब डॉक्टर्स को मैं देखता था, उनसे इन्वायरमेंट में देखता था, लोगों की मरीज़ों को जिस तरह से इलाज करके सॉल्व करते थे। तभी से मेरे मन में एक आ गया कि काश मैं भी डॉक्टर बन सकता या बनना। और वो एम तभी से मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, हमें डॉक्टर ही बनना है। मतलब हम लोग 10th-12th के बाद सोचते हैं ना, तो एक जब सोच आपकी आ जाती है कि डॉक्टर बनना है, तो वो चीज़ पुश नहीं होता है। अगर आपको सेल्फ अगर आ रहा है कि मुझे बनना है, तो बच्चा कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, बच्चा डॉक्टर जरूर बनता है। तो यही करते हुए फिर मैंने पढ़ाई की। मैंने वेस्ट बंगाल से 10th-12th किया, वहीं से MBBS भी स्टार्ट किया। प्रिपरेशन मैंने वहीं से करा, वहीं से MBBS करके फिर जब MBBS कर रहा था उस समय हमारी तो सारे स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, सब सब्जेक्ट से होती थी। बट सारे सब्जेक्ट्स के बाद एक चीज़ हमें जो मेरे लिए सबसे अट्रैक्टिव लगा कि आँखों में जो बीमारियाँ होती हैं वो हमें डायरेक्ट आँख में दिखती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। कैटरैक्ट है तो हमें दिखता है कि हाँ कैटरैक्ट है। रेटिना में प्रॉब्लम है तो दिखता है कि हाँ पर्दे में क्या बीमारी दिखती है, और डायरेक्ट हम लोग आई से विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या बीमारी है। शरीर की हमारी बॉडी की जितनी बीमारियां हैं, जैसे ब्रेन में ट्यूमर, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, आप लीवर को नहीं देख सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव था आई के लिए। तब मुझे ये लगा कि जो चीज़ मैं देख सकता हूँ, अगर उसको ट्रीट करके अगर वो सक्सेसफुली इलाज होता है, तो मेरी आंखों के सामने बीमारी अगर आ रही और ख़त्म हो रही है तो मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता हूँ, रेदर दैन जैसे कि अपने हेपेटाइटिस ठीक किया, बट मरीज़ के हेपेटाइटिस के अंदर में क्या है हमें नहीं दिखता है। वो सारा वो बायोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, उसको सेटल डाउन करते हैं, मरीज़ ठीक हो जाता है। और आंखों में क्या है कि जो बीमारी है, हमारी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि डायरेक्टली हम लोग माइक्रोस्कोप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग वो चीज़ विजुलाइज करते हैं, और उसको ट्रीट करके वो पेशेंट जब बेहतर होता है हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और, हमारे डे टू डे लाइफ में मतलब मरीज़ अंधे हो जाते हैं, और अंधे को अगर एक रोशनी मिलती है तो उसकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा एक वरदान की तरह होता है। आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास रोशनी नहीं है तो आपके लिए वो हर चीज़ बेकार है। तो ये सेकंड पॉइंट था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित किया कि आँख में ही हम क्यों ना डॉक्टर बने, जबकि हमारे पास बहुत ऑप्शन थे। जब मैं MBBS क्वालिफाई किया, दिल्ली एम्स के लिए सेलेक्टेड हुआ, वहाँ पे मेरे को ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, साइकियाट्री, गायनी, ये सारे ऑप्शन मिल रहे थे, ENT, बट मैंने चूज़ किया आई को, क्योंकि मेरा था कि नहीं, आँख में रोशनी देना, लोगों को इस हसीन दुनिया को दिखाना मेरा सबसे महत्वपूर्ण मतलब एम था कि मैं उस पर कुछ करूं। और उसके लिए दिल्ली एम्स मेरे लिए मतलब एक मंदिर की तरह था कि अगर मैं वहाँ पहुँचूँ, मुझे पता था कि ये चीज़ मुझे ये सारी चीज़ को हम सीख पाएंगे और लोगों में वो चीज़ हम वो सेवा कर पाएंगे। इसी एम से हमने ऑप्थेल्मोलॉजी और आई को चुना मैंने। तो आपने रांची जैसे शहर को ही क्यों चुना? इसके पीछे आपको एक रहस्य है, मैं बताता हूँ। मैं झारखंड से बिलोंग नहीं करता, मेरे कोई रिलेटिव कनेक्शंस नहीं था, लेकिन जब होता ना डेस्टिनी आपको जहाँ लेके जाती है आप जाते हैं। दूसरा चीज़, एक तो डेस्टिनी, दूसरा जब दिल्ली एम्स में हम लोग जब इलाज करते थे, जहाँ पे हम लोग सीनियर रजिस्ट्रार था मैं, वहाँ पे रेटिना यूविया ROP इन सब चीज़ों का MD करने के बाद मैं एक पर्टिकुलर रेटिना में ही मैंने अपना चॉइस लिया कि उसमें मैं कुछ करूँ। रेटिना ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम अवेलेबल था उस समय, और ये बहुत चैलेंजिंग थी, और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये ऐसा चीज़ है जिसमें मुझे एक्सपर्टीज़ लेना होगा। तो जब मैं वहाँ पे ट्रीट करता था, रेटिना यूनिट में मैं पोस्टेड था, सीनियर रजिस्ट्रार था, तो वहाँ एम्स एक ऐसा जगह है जहाँ पूरे इंडिया से मरीज़ आते हैं इलाज के लिए। तो वहाँ पे इलाज के दौरान मैं देखा कि देखिए दिल्ली में बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे मरीजों के पास बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, गुड़गांव मतलब हरियाणा, पंजाब, UP, ये सब कुछ है।
बिहार के पास भी से भी मरीज़ आते थे, झारखंड से। तो मुझे लगा कि ये जो फैसिलिटी, और जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब से मरीज़ जो आते थे, छोटी छोटी प्रॉब्लम जिसका बहुत ही इजी सोल्यूशन है, इसके बावजूद भी वो सुविधाएं बिहार, झारखंड और इन सब जगहों पे उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए मरीज़ को वहाँ आना पड़ता था। मुझे बहुत सरप्राइज़ लगता था कि ये इलाज तो आपका वहाँ भी हो सकता था, बट ये क्यों आप इतनी दूर आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन भी बीच में हमें लगता था कि पेशेंट इतने दूर से आ रहा है, जा रहा है, भटक रहा है, इनको हमें सोल्यूशन देना चाहिए। तो मेरा सवाल यही रहता था मरीजों से कि आप इस छोटे से प्रॉब्लम है, इसका 2 मिनट में हमने लेजर से हमने ठीक किया, ये आप क्या झारखंड, बिहार में आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो उस समय की मैं बात बताऊँ कि मरीजों के पास 2 चीज़ें होती थी। एक था कि ट्रस्ट फैक्टर, तो यहाँ पे पेशेंट को क्यों ऐसा लगता था कि नहीं यहाँ पे इलाज नहीं है, इलाज है तो सही नहीं है, ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती थी। और दूसरा मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी यहाँ डॉक्टर्स का रेफ़र कर देना सीधा दिल्ली एम्स और शंकर नेत्रालय या LVPI, ये मेरे को सरप्राइजिंग लगता था कि ये जो चीज़ है, अगर आप फैसिलिटी अगर आप वहाँ लेके जाते हो तो ये तो सारा चीज़ ट्रीट कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि दिल्ली में अगर मैं बैठा हूँ, एम्स में बैठा हूँ, तो मैं इन लोगों को कैसे कैटर करूँ, कैसे इलाज करूँ और ये करूँ। तो फिर जब मेरा कंप्लीट हुआ 6 साल का टेन्योर वहाँ से, मेरे पास 6 महीने बाद वहाँ का फैकल्टी बनने का एक ऑप्शन था, इंटरव्यू था। मैंने सोचा था कि मैं इंटरव्यू देकर दिल्ली एम्स में ही फैकल्टी प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ जाऊँ। बट वो 6 महीने जो गैप था, मैं तो कहूँगा वही टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने सोचा चलो एक बार घूम के आते हैं झारखंड कि क्या है ऐसा वहाँ पे कि मतलब लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है और इतने मूव कर रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल विजिट में मैं यहाँ पे आया था। यहाँ आने के बाद मैं रियलाइज़ कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं बट वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एंड पेशेंट्स में नॉलेज मतलब अवेयरनेस नहीं है कि ये सब इलाज यहाँ संभव है, यहाँ हो सकता है। ये 2-3 फैक्टर ही मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे नहीं होने की वजह से पेशेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर के मशहूर टर्म है कि आंखों की नस सूख गई है, रोशनी नहीं आ सकती, तो पेशेंट को लगता है कि रोशनी नहीं आ सकती। लेकिन वैसे भी लोगों को आपने ट्रीट किया, रोशनी वापस भी आई। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज आँखों का जो इलाज हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। ठीक, हम 20 साल पहले की जो बात करें और हम आज की बात करें, 20 साल पहले आँखों के इलाज में सिर्फ एक मोतियाबिंद का इलाज होता था और कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। बट इस 20 साल के दौरान आँखों में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि हमारे पास मतलब 10 में 8-9 बीमारियों को हम लोग इलाज सक्सेसफुली कर सकते हैं। किसी जगहों पे हमारे रेस्ट्रिक्शंस है, बट क्या है ना कि आपको जज करना पड़ेगा, आपकी एक्सपर्टीज़ और आपका जो स्किल है, अगर आप कॉम्पिटेंट है तो आप उसको पेशेंट्स की उसकी बीमारी को आप सही से डायग्नोज करिए और तब एक ऐसा कमेंट दीजिए जो वैलिड हो, जो दूसरे तीसरे जगह जाए तो उस कमेंट को कोई क्रॉस नहीं करे। हम एक मरीज़ अंधा है, अगर रोशनी कम है, मेरे पास अगर आता है और अगर मैं उसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करके एक फाइनल पोजीशन डिसीजन पे अगर मैं ना करके अगर मुझे लगता है कि मैं इलाज नहीं कर सकता तो मैं सीधा लिख दूं कि नहीं आपकी आंख में रोशनी नहीं है, तो मरीज़ तो यही दिमाग में लेके चला गया कि मेरे आंख में रोशनी नहीं आएगी और वो छोड़ देता है इलाज करना क्योंकि वो डॉक्टर को भगवान मानता है और आपने एक कमेंट ऐसा दे दिया कि नहीं इसमें रोशनी नहीं आएगी, जबकि आपको उस मरीज़ की सारी बैक हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री अच्छे से पूछना चाहिए। आजकल मशीनें ऐसी आ गई हैं जिससे आपको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उस आँख में रोशनी का पोटेंशियल है कि नहीं है। ठीक है, ये करिए। और अगर आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक पेशेंट को एक सेकेंड ओपिनियन के लिए कहीं भेज देना चाहिए बड़े सेंटर पे, जो कि एक आजकल ईगो इशू है डॉक्टर में कि अगर मैं भेज दूंगा तो मरीज़ कहीं और चला जाएगा, मेरे कंट्रोल से चला जाएगा बाहर। ये कभी नहीं करना चाहिए। आपने तो कमेंट दे दिया कि हाँ कि नहीं आएगी रोशनी, मरीज तो सोच के बैठ गया और सारी ज़िंदगी अब उस आँख को इलाज नहीं किया। बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल हम बता रहे हैं। हमारे पास एक मरीज़ आए थे जिसको बताया गया था कि एक आँख में आपकी रोशनी नहीं आएगी, दूसरे आँख का इलाज किया गया और यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर ने ही बोल दिया कि आपकी
रोशनी नहीं आएगी। पेशेंट्स ने अब आपको लिटरली बता दें कि मुझे जब फ़ोन आया कि इस पेशेंट का इलाज करना है तो उसमें मोतियाबिंद है, लेकिन पेशेंट ने ही मुझसे बोला कि सर इसमें हमको लेंस नहीं डलवाना है, आप खाली मोतियाबिंद निकाल दीजिए। मेरे लिए सबसे पहला सरप्राइज़ तो यही था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा और लेंस नहीं डालना, ये तो क्राइम है आज के डेट में। क्योंकि मोतियाबिंद अगर हटाएंगे और अगर आप लेंस नहीं डालेंगे तो पेशेंट की रोशनी आएगी कैसे। तो मैंने पूछा ये सवाल कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके आँख में मोतियाबिंद है, ठीक है ऑपरेशन की जाएगी, लेंस डाली जाएगी। तो पेशेंट ने मुझे यही बोला कि सर मुझे मेरे इस आँख के बारे में पहले से ही बता दी गई है कि इसमें रोशनी नहीं आएगी, आँख की नस सूख गई है, तो मुझे इसमें तो फिर लेंस क्यों डलाऊं मैं, जब मैं क्यों खर्चा। ऑब्वियस है मरीज तो अपनी तरफ से एंगल से सोचेगा कि लेंस को डाल के हम क्यों अपना एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ाए, आप मोतियाबिंद निकाल दीजिए, मुझे रोशनी तो आ रहा नहीं। फिर मैंने पेशेंट को बोला कि आप आइए, हम एक बार थॉरो चेक करेंगे और डिसीजन देंगे। पेशेंट्स को मैंने बुलाया, मैंने थॉरो चेक किया, मैंने देखा मोतियाबिंद पूरी तरह से पक चुका था। बट जो टेस्ट हम लोग करते हैं कि आँखों का नस का जो रिएक्शन होता है वो हम लोग चेक किया, वो रिएक्शन था, उसमें पोटेंशियल था। अल्ट्रासाउंड किया, मैंने पर्दा भी देखा कि ठीक है। तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ और जो स्किल ने यही बोला कि यस इसमें रोशनी आएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% आएगी, बट उसमें रोशनी आने की संभावना थी। तब मैंने पेशेंट को कन्विंस किया कि नहीं देखिए हम लोग ऑपरेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेंस भी डालेंगे। अब कितना रोशनी आएगा वो तो अब हम लोग सर्जरी के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। उस पेशेंट को कन्विंस हुआ, उसको हम लोगों ने ऑपरेशन भी किया एंड गॉड सेक मतलब उस पेशेंट में जो पहले सिर्फ लाइट आँख में पता था कि हाँ बस लाइट साइड से आती थी, आज पेशेंट वो 6 मीटर की दूरी का 1 लाइन या 2 लाइन पढ़ पा रहे हैं। ये है अचीवमेंट। पेशेंट इतना मतलब हैप्पी हुआ इस रिज़ल्ट से, उसने बस एक ही बात मुझे बताया कि देखिए डॉक्टर भगवान होता है, हम ये मान के चलते हैं। हमको किसी डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इस आँख में रोशनी नहीं आएगी और हमने उस आँख को छोड़ दिया था। और आज आप ही डॉक्टर हैं और आप कह रहे थे इलाज करेंगे और करेंगे, तो हमने डॉक्टर का बात माना, हमने नहीं इलाज कराया, हम छोड़ दिए थे। बट आज आपने बोला, फिर मैं कन्विंस हुआ आपके तर्क पे और आपके टेस्ट पे कि हाँ आपने रोशनी है, इसलिए हमने इलाज कराया और रुके। तो ये चीज़ हमको एक एग्जाम्पल में हमने आपको दिया कि झारखंड में हमें लगता है कि हम लोग इलाज कर तो रहे हैं, बट ऐसी जो गतिविधि जो हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट्स को बाहर मूव करना, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हमारे झारखंड के मरीज़ क्यों बाहर जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड में एक अच्छा हॉस्पिटल, एक पूरी टेक्नोलॉजी के साथ लैस हॉस्पिटल, एक एक्सपर्ट डॉक्टर का रहना और सबसे लास्ट एथिकल एंड ऑनेस्ट प्रैक्टिस का होना, ये चीज़ें अगर झारखंड में अवेलेबल होगी तो यहाँ के मरीज़, जैसे साउथ के मरीज़ नॉर्थ में नहीं आते, तो हमारे नॉर्थ के मरीज़ साउथ या उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारा कुछ इलाज है। तो ये रीज़न है, मतलब यहाँ इलाज, तो यही वजह से मैं फिर यहाँ झारखंड में शिफ्ट करा। मैंने बोला कि हमें इलाज एक रूट लेवल पे हमें करना चाहिए। मुझे जितना सेटिस्फेक्शन है झारखंड में मरीजों को इलाज करके उतना सेटिस्फेक्शन मुझे दिल्ली एम्स में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ हैं, ये सब आ ही रहे हैं। बट यहाँ पे वही पेशेंट्स को मैं जब इलाज करता हूँ और उनको जो आने जाने का उनका जो कन्फ्यूज़न, जो चेन्नई से आ रहे हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो हैदराबाद से आ रहे हैं, यहाँ इलाज के बाद पेशेंट मुझे यही कह के जाता है कि सर हमारे लिए, झारखंड के लिए तो ये तो वरदान है कि इस हॉस्पिटल के आने के बाद हमें ये जो बार 3-3 महीने, 4-4 महीने, हर 2-2 महीने पर हमको चेन्नई, हमको एम्स जाना पड़ा, अब वो मेरा छुटकारा हो गया। जी, अचानक से जो आपका नाम इतना फेमस हो रहा है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, जो भी पेशेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके के ज़्यादा जो पेशेंट्स रांची या बिहार से आपके पास आ रहे हैं, क्या वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रेटिना वाले मरीजों में है। मतलब रेटिना एक ऐसी बीमारी है, रेटिना की बीमारी, जो सही समय पे अगर इलाज किया जाए तो उसमें 100% रोशनी भी आ सकती है। पहले 10 साल, 15 साल या 5 साल पहले कॉन्सेप्ट लोगों में यही था कि रेटिना में बीमारी पकड़ लिया मतलब अब कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी इलाज छोड़ देते थे, मरीज़ भी होप छोड़ देते थे, और उसके वजह से क्या होता था कि मरीज़ रोशनी चली जाती थी धीरे धीरे। बट आज के डेट में मैंने यही आपको पहला स्टेटमेंट एक बातों के सिलसिले में बताया, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर गई है। हम लोगों ने बहुत साइंटिफिकली इतनी अच्छी मशीनें आ गई हैं, उसका इलाज
आ गया है जिसको जो अपडेटेड नहीं है आज के डेट में लोगों में, जी 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 जिसके वजह से पेशेंट्स को फर्स्टली अगर रेटिना बीमारी आ गई तो 10 में 4 मरीज को तो यही बता दी जाती है कि अब कुछ हो नहीं सकता, जी इसमें कोई इलाज नहीं है, आप छोड़ दीजिए। जी। पेशेंट्स मेरे पास एक सेट ऑफ पेशेंट ये आते हैं Right. कि सर हमको तो ये बताया गया था कि रेटिना में बीमारी पकड़ ली, अब कोई इलाज नहीं है, बस ये दवा लेते रहिए, चलता रहे। पहला प्रॉब्लम तो ये है। जी दूसरा प्रॉब्लम रेटिना की बीमारी है जिसका इलाज आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको हर पैसे को एक मोल वैल्यू है, जिसको अब आपको अगर कोई कह दिया कि आपकी आंख में रेटिना प्रॉब्लम है, अब चेन्नई जाइए, जी आप उस घर के एक व्यक्ति हैं जो उस घर का खर्चा ये सब करते हैं, आप छोड़ के आप कैसे इलाज जाएंगे इतनी दूर कराने के लिए? बिल्कुल तो पेशेंट अपना फिनेंशियल कंडीशन देखेगा कि आंख देखेगा। बिल्कुल कुदरत ने 2 आंख दिया, मरीज को लगता है दूसरा आंख दिख रहा है तो चलो इससे छोड़ दे, मतलब यही। राइट तो इसके वजह से बाहर के माइग्रेशन की वजह से मरीज राइट परेशान है। जी जी ठीक है। तीसरा थोड़ा कॉस्ट फैक्टर है, रेटिना के इलाज में कॉस्ट फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो मशीनें जो आई हैं वो बहुत ही कॉस्टली आती है। ये दूरबीन के जरिए अंदर रेटिना में जाकर उसको लेज़र इंजेक्शन सर्जरी की जाती है, तो उसकी वजह से बट ये कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट और स्टेइंग, हाँ, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में रांची कंपैरिजन में वहाँ कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये 3 रीज़न है जहाँ से हमारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ जो सराउंडिंग स्टेट्स से जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मतलब कॉस्ट फैक्टर, बीमारी में रोशनी नहीं आएगा, और ये सब वजह से वो लोग नहीं है। अब ये सब पेशेंट जब यहाँ पे आते हैं, एक जो कि इलाज नहीं है बोल के छोड़ दिया। अब एक सिंपल एग्जांपल एक और मैं इसी बात पे दे रहा हूँ। हमारे पास एक मरीज़ आया था, उसकी एक आँख की रोशनी शुगर के वजह से उसका रेटिना डैमेज हो गया, ख़त्म हो चुका। दूसरी आँख में भी उस मरीज़ की रोशनी 90% जा चुकी थी। यहीं पे ट्रीटमेंट कहीं पे ले रहे थे रांची में, बट उसको बोल दिया गया कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए। पेशेंट फिर जहाँ अभी यहाँ बड़े डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, बट बता दिया गया कि अब नहीं हो सकता है। पर मेरा यहाँ ये सवाल है कि आपको यहाँ ऐसे नहीं बोल के मरीज़ को एक हायर सेंटर जहाँ इलाज वहाँ भेजना चाहिए, ताकि पेशेंट को एक ओपिनियन सही मिले। फिर उसको बताया गया कि चलो अगर देखना चाहते हो तो एक बार जाके चेन्नई हैदराबाद चले जाओ। मेरे मरीज़ को जो भी ओपिनियन मिला, बोला कि ठीक है, वो अपना हाल छोड़ दिया था। एक बार हमारे पास जब आइरिस में आया तो उसने बोला कि मेरे जब चेक कर लिया तो मेरे से एक ही सवाल पूछा कि सर इस आँख में रोशनी आ सकती है कि नहीं आ सकती। मैंने देखा उसके आँख में हेमरेज हुआ था, शुगर की वजह से पर्दा सिकुड़ना शुरू हो गया था, और चेक करने के बाद लगा कि हाँ इसमें रोशनी की संभावना है। मैंने बोला कि यस, रोशनी आ सकती है, अगर सर्जरी करते, इलाज करते तो इसमें हम लोग रोशनी ला सकते हैं, अभी भी इसमें पोटेंशियल है लाने की। इसकी विज़न 90% जा चुकी है। पेशेंट का अटेंडेंट मुझसे बोलता है कि सर हम लोग कैपेबल हैं दुनिया में कहीं भी इलाज के लिए, हम चेन्नई जा सकते हैं, हैदराबाद है, आप कॉन्फिडेंट है कि इस बीमारी को आप इलाज करेंगे और रोशनी ला सकते हैं? तो मैंने एक सीधी सी बात पेशेंट को बोला कि देखिए, जो इलाज आपको चेन्नई मिलेगा, दिल्ली एम्स या हैदराबाद, वही सेम इलाज आपको हम रांची में हम कर सकते हैं। इस मेरा मरीज़ का जो प्रॉब्लम है डे टू डे हम लोग ये इलाज कर रहे हैं, हमारे लिए पहला मरीज़ नहीं है, और मैं अपने साइड से तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं इसमें इलाज करके इसमें रोशनी ला सकता हूँ। गारंटी नहीं दे सकता, बट गारंटी देना सही नहीं है, बट कंडीशंस देख के लगा कि हाँ इसको तो हम लोग रोज़ ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स तो हमारे पास हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस बोलता है डॉक्टर का। बोला तो बोला कि ठीक है हम बताते हैं। 2 दिन सोच के चारों तरफ से ये लगे, फिर पेशेंट आया, बोला कि सर पूरे बिलीफ के साथ हम लोग यहाँ पे इलाज कराना चाहते हैं। हमने ठीक है, मैंने पेशेंट का ऑपरेशन किया, रेटिना सर्जरी किया। ऑपरेशन के बाद गैस डाला जो 1 हफ्ते तक धुंधला दिखा। दूसरे से तीसरे हफ्ते के बाद उस मरीज़ में 90% रोशनी वापस आ गई। आज के डेट में वो मरीज़ 6 मीटर की दूरी का सारा लाइन पढ़ता है, और बस लास्ट एक लाइन में, मतलब ये हमारे लिए 6/9 विज़न मतलब एक नॉर्मल विज़न मानते हैं हम लोग। उस पेशेंट का 6/9 विज़न आई। वो पेशेंट हमको लास्ट में, मेरे लिए यही अचीवमेंट है ना, वो ये कहते कि आप मेरे लिए भगवान है, आपने रांची में ये करके प्रूव कर दिया कि हमें अब कहीं नहीं जाना है। हमारे लिए हमको तो मना कर बोल दिया गया था मुझे रोशनी नहीं आएगा, मैं ब्लाइंड में डिप्रेशन में जा रहा था, बट टाइम पे इलाज हुआ और हमारी रोशनी वापस आई। मेरे लिए यही मतलब सबसे बड़ा ये है कि आप अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिसका इलाज करके
आप रोशनी बचाएं। तो यही चीज़ मैंने बताना चाह रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल आपका आना रांची के मरीजों के लिए भाग्योदय का काम कर रहा है। एक प्रीमेच्योर बेबीज़ में देखा गया है कि प्रीमेच्योर बेबीज़ में भी आंखों की प्रॉब्लम हो रही है और पेरेंट्स घबरा जा रहे हैं और एक धंधा बन गया है, हॉस्पिटल्स में भी धंधा बन गया है और डरा दिया भी जा रहा है। तो ये क्या है, इसका सलूशन भी क्या है? सोल्यूशन है, देखिए पहले जो अभी क्यों प्रीमेच्योर बेबीज़ डिलीवर हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है कि आजकल IVF ज़्यादा हो रहा है, हम लोग लेट मैरिज हो रही है, कैरियर हम लोग लेट शादियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो रही हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डिलीवरी पहले होने का चांस बढ़ता है। तो प्री मैच्योर बच्चे अगर जन्म लेते हैं, जैसे क्राइटेरिया है कि 35 हफ्ते से पहले अगर जन्म ले लिया या 2 या 2.5 kg से अगर वजन कम है, ऐसे बच्चों को प्री मैच्योर बोलते हैं। तो उनके आँख का जो रेटिना होता है, ये अंदर जो खून की नलियाँ देख रहे हैं, ये डेवलप नहीं रहती है, मतलब ये 30-40% ही बना रहता है। तो ऐसे केसेस में बच्चों का आँख का अंदर ही अंदर पर्दा सिकुड़ने का हाई रिस्क होता है और ये बीमारी जन्म के 30 दिन के अंदर डेवलप करते हैं, जन्म होते ही नहीं होती है। इसीलिए इस बीमारी को का नाम ही अलग दिया गया है लिटरेचर में हमारे कि रोशनी के 30 दिन। 30 दिन के अंदर में उस बच्चे की आँख का रेटिना चेक हो जाना चाहिए। ठीक, अब चेक होने के बाद हम लोग देखते हैं कि ROP की बीमारी है या नहीं। ये सिर्फ प्री मैच्योर बेबीज में ही होता है? यस, प्री मैच्योर बेबी या एक्सेप्ट 100 में एक बच्चा जो पूरे 9 महीने पे हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा हुआ है। जी। 9 महीने में हुआ बट बच्चा 1.5 kg का हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। 9 महीने में हुआ बच्चा 3 महीना NICU में रहा, क्रिटिकल में रहा, तो ऐसे केसेस में डेवलपमेंट नहीं होता है। बट 90-95% केसेस में ये बीमारी सिर्फ प्री मैच्योर बच्चों में आती है। और उसमें क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो पहला कंक्लूजन होता है कि बीमारी है या नहीं है। जी। बीमारी नहीं है, पेशेंट को बस 1 महीने बाद फॉलोअप करके फ्री कर देता है। बीमारी है तो उसमें भी 5 स्टेज होता है बीमारी का, 1, 2, 3, 4, 5। पहला दूसरा स्टेज में हम लोग सिर्फ वेट करते हैं, 2 वीक्स पे देखते हैं कि बीमारी है तो बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ती है तो एक सर्टेन स्टेज 3 आता है जिसमें हमें अर्जेंट लेज़र कर देना होता है, या आजकल इंजेक्शंस भी दी जाती है जो एक पर्टिकुलर ROP की बीमारी में भी आती है, जो एग्रेसिव बीमारी होती है उसमें इंजेक्शन देना होता है। तो ये पैटर्न है ट्रीटमेंट का और इसका इलाज का। बट ये एक बीमारी ऐसी है जिसको हम आपको मतलब इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये 100% क्यूरेबल बीमारी है। हर बीमारी को 100% नहीं बोला जाता है, एक्सेप्ट दिस बीमारी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने टाइमली बीमारी अगर डिटेक्ट कर लिया तो हम 10 में 10 बच्चे को अंधे होने से बचा सकते हैं, बशर्ते कि इलाज सही समय पे हो, सही समय पे चेकअप हो। अब इसमें क्या इशू हो रही है, क्यों आप कह रहे हैं कि पैसे का धंधा और ऐसा वैसा जो हो रहा है। अभी क्या है ना कि बच्चे की आँख इतनी छोटी है, प्री मैच्योर बच्चा है, जिसकी वजह से डायरेक्ट हम लोग जो विजुअलाइजेशन जो आँख का अंदर में करते हैं कि अगर कितना वेसल्स बना है, खून कलियाँ बनी है, तो उसमें एक आपका प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने बनाया है कि आपको किस बीमारी किस स्टेज पे क्या क्या फॉलोअप करना है। ठीक है, अब बीमारी नहीं है तो 1 महीने में फॉलोअप करके छोड़ दीजिए। बीमारी है तो 1, 2, 3, 4 कौन से स्टेज में है तब उसमें फर्स्ट सेकंड में वेट एंड वॉच करिए, थर्ड में ट्रीट करिए। बट अगर मनसा सही नहीं है तो हम तो हर बच्चे में इलाज करना शुरू कर देंगे, पैसे मनी माइंडेड अगर कोई सोचता है तो, जबकि गवर्नमेंट ने हर प्रोटोकॉल फिक्स की हुई है आपके इलाज की। तो मेरा बस यही कहना है कि ROP में अगर आपको कभी भी लगता है कि इस तरह की संभावना आ रही है और आपको लगता है कि इलाज सही है कि नहीं है, आप एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। अगर वो मैच करता है तो समझिए कि हाँ ठीक है ना। और ROP में मतलब बीमारी प्री मैच्योर बच्चों में सब में ये बीमारी नहीं आती। प्री मैच्योर में अगर 10 प्री मैच्योर बच्चे हैं तो 3 ही बच्चों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, 7 बच्चे अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप बीमारी बाहर से देख नहीं रहे हो, बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स कमेंट कि क्या बता रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना। तो वो हमारे पास यहाँ पे रेड कैन मशीन है जो हम लोग एक कैमरे के थ्रू इमेजिंग लेके हम पेशेंट को विजुअलाइज कराते हैं कि देखिए इसमें खून की नलियाँ इतनी ही बनी है। हमारे यहाँ पे आइरिस में वो LVPI की
जो हेड आरओपी जो पूरे इंडिया की, वो आई थी यहाँ इनागोरेशन के लिए। जी। तो हमारा एक आरओपी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप सारा इलाज है। तो हम लोग हमारे पास एक अच्छी एक प्री मेच्योर बच्चों का रेटिना को स्कैन करने का भी मशीन है, जिसके थ्रू हम जो हम लोग देख रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशन करके मरीज़ को बताते हैं कि आप देखिए ये प्री मेच्योरिटी है, ये वेसल्स इतने ही बने हैं। पेशेंट कैन गो फॉर सेकंड थर्ड, जहाँ से मेरा यही कहना है कि गो टेक सेकंड ओपिनियन बट मस्ट ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। तो ये सब है, मतलब आप तो सही बेबी को लेके यहाँ आईडिस हॉस्पिटल में लोग आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं हमारे पास अभी। बहुत सारे रेफरल पेशेंट्स हैं जो प्री मेच्योर बच्चे जो एनआईसीयू से डिस्चार्ज किया जा चुका है, वो यहाँ लेकर आते हैं। अगर सपोज बच्चा एनआईसीयू में 30 दिन से ज़्यादा एडमिट रह गया, तो हम लोगों ने वो उस रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल से टाई अप करे। मैं खुद वहाँ उन हॉस्पिटल्स में चला जाता हूँ, मैं वहाँ चेक कर लेता हूँ। या हमारे यहाँ आरओपी के फेलोशिप प्रोग्राम हो रही है, जहाँ पे एमएस एमडी डॉक्टर्स आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेन डॉक्टर फिर वहाँ जाके स्क्रीनिंग करते हैं। अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम है, बीमारी है और ट्रीटमेंट है, तो हम लोग एनआईसीयू में ही वहीं पे जाके लेज़र कर, हमारे पास पोर्टेबल लेज़र है, पोर्टेबल लेज़र को वहीं ले जाके वहीं लेज़र कर देते हैं। अगर बच्चा डिस्चार्ज है, घर पे है, तो उसको हम लोग आईरिस में बुला के उसको लेज़र कर देते हैं। हमारे पास मोर देन 2000 अभी बच्चे आरओपी का जो ट्रीटमेंट हुए हैं, और 2000 हमें गर्व होता है कि 2000 बच्चों की ब्लाइंड होने से बचाए हैं। 2000 में 1 ही 2 बच्चे होंगे जो ब्लाइंड होंगे। 1999 या 98 बच्चे की आंख बच गई है। आज जो पेरेंट्स आते हैं 2 साल 5 साल 10 साल के फॉलोअप में, पता था कि अगर ये समय पे नहीं मिलते तो सारे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार प्री मेच्योर बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं। तो ये 100% क्यूरेबल है, समय पे बस बच्चे पहुँच जाए। जी, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बच्चा तो पैदा हुआ, आँख में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मैं बता, यही बात अभी हर एक पॉइंट है मेरे लिए। मैं मरीज़ देखता हूँ ना, बच्चा इतना छोटा आता है, 1-1 kg का 800 ग्राम के बच्चे यहाँ आते हैं। मैं जब बताता हूँ कि हाँ इनकी आँख का रेटिना डेवलप नहीं किया, हमें इलाज करने की ज़रूरत है, 10 में 2 पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो इलाज नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके XYZ पर्सन ने, घर के जो नॉन मेडिकल पर्सन है, उन्होंने बोला अरे बच्चा छोटा है, बड़ा होगा अपने आप ठीक हो जाएगा। कॉमन सेंस की है कि ऐसा छोटा प्री मेच्योर से बीमारी आई है तो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे बच्चे 6 महीने बाद ब्लाइंड होके पहुंचते हैं हमारे पास। उस समय पेरेंट्स के पास कुछ नहीं करने को रहता है, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर ब्लाइंडनेस हो गई तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है उसका। फैमिली में ही मतलब बोल देते हैं कि नहीं आज नहीं दिखाएंगे, 2 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद। और ये बीमारी बहुत क्रूशियल है, टाइम बाउंड है, 30 दिन के अंदर दिखाना है। अगर नहीं दिखाएं, इलाज अगर 1-2 हफ्ते में नहीं हुआ तो बच्चा ब्लाइंड हो ही जाना है। तो ये सब अवेयरनेस नहीं है हमारे फैमिली में और हमारे झारखंड में। और अगर अवेयरनेस कोई किसी को है तो वो दूसरे तीसरे XYZ नॉन मेडिकल पर्सन की बात सुन के वो छोड़ देते हैं। अगर आपको है तो कम से कम एक डॉक्टर से कंसल्टेशन तो करके देख लीजिए, ओपिनियन तो ले लेना चाहिए। अगर वो डॉक्टर कहता है कि हाँ वेट करिए तो करिए, नहीं इलाज है तो कराइए उसको, तो इससे बचाया जा सकता है बच्चे को। एक मैसेज चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को 2 साल या 3 साल के बच्चों को तुरंत मोबाइल पर थमा देते हैं हाथों में अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए। वो बच्चा बिजी है, फिर अब पेरेंट्स अपना काम में लग जाते हैं। कितना घातक है उस बच्चे के लिए, वो पेरेंट्स उधर समझिए। सबसे पहले मतलब जैसे बच्चों के आँख में ये जो समस्या आ रही है, हमें पहले समस्या अवगत कराना होगा। 1980s में जो मायोपिया, जो चश्मा का पावर और चश्मा पहनने का जो ये था, वो मतलब सिर्फ जापान और चाइनीज़ कंट्रीज़ में उनका आई का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो लोग मतलब चश्मे का पावर आ जाता था। उस समय जितना क्वांटिटी था मतलब ये विज़न प्रॉब्लम का, उससे मतलब ये 20-30 साल के डिफरेंस में 5 गुना ये बीमारी बढ़ चुकी है। और इंडिया भी उसमें लीडिंग हो रहा है। 10-20 साल या 30 साल पहले आप देखिए ना, जब आप छोटे बच्चे थे, हम थे, ये थे, कितने बच्चों को चश्मा लगता था? बहुत ही कम। आज देखिए, आज स्कूल में जाने वाले हर 3-4 बच्चे में एक दूसरे को चश्मा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ वजह हमारा जो अब होम रिलेटेड, जो घर के अंदर हम लोग जो सब कुछ कॉन्साइज कर गया है, हम लोग गैजेट्स पे, स्क्रीन पे, इस पर डिपेंड हो गए हैं। और ये वजह है मायोपिया, चश्मे का पावर आने का। हमारा जो हर चीज़ पे स्टडी हुई है, रिसर्च हुआ है
इससे बताता है कि 2 साल तक के बच्चे को तो मोबाइल देना ही नहीं है। जी, अमेरिकन जो ऑप्थेल्मोलॉजी जो Right. ये सोसाइटी है वो कहती है कि 2 साल तक के बच्चों को चश्मा देना ही नहीं है। जी, 2 साल के बाद अगर 3 साल चौथे साल में बच्चा एंटर करता है तो पूरे दिन भर में हाफ एन आवर आपको मोबाइल अगर बच्चे को ज़रूरत हो दे दीजिए, जी, नॉट मोर देन दैट। जी, समझ गए ना आप? समझ गए। अब क्या है ना कि इससे बच्चा क्या है जो डेवलप हो रहा है, उसकी आंख की रोशनी बन रही है, तो वो सिर्फ मोबाइल देख रहा है ना या छोटे छोटे चीज़ों को देख रहा है, तो उसकी नज़दीक की रोशनी इम्प्रूव हो रही है। जी, दूर के चीज़ों को देखने के लिए तो ट्राई नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, तो वो विजन डिप्राइव्ड हो जाता है, वो रोशनी उसकी डेवलप नहीं करती है, जी, जी, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चों को दूर की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है। जी, तो हमें बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि अगर टीवी को देख सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग मना करते हैं टीवी ना देखो, मैं तो ये बोलूँगा कि आप मोबाइल गैजेट्स या स्मॉल आईपैड इससे अवॉइड कराइए। बच्चा अगर टीवी देखना चाहता है तो देखने दीजिए, जी, क्योंकि टीवी वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, वो स्क्रीन दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस विजन दूर की रोशनी को वो इम्प्रूव करा रहा है, जी, तो इससे उसकी डिस्टेंस की रोशनी बढ़ेगी, नज़दीक की रोशनी बच्चों की बेटर होती है, दूर में ही प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो बच्चे को अगर इंटरटेन करना है टीवी स्टार्ट कर दीजिए, उसमें कार्टून या जो करना है वो दिखाइए, बट बच्चे को मोबाइल गैजेट्स और स्मॉल स्क्रीन से अवॉइड करना है। बहुत नीड है तो आप दे सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली फिर बच्चे को थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी कराना होगा। राइट, आजकल पाठशालाएं पता है आजकल गार्डन में शुरू हो रही हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट पुराना गुरुकुल वाला शुरू हो रहा है। शुरू, राइट, कब आपको न्यूज़ में मिलेगा कुछ जगहों पे अब आप बच्चों को आजकल गार्डन में ब्लैक बोर्ड पे और टीचर उनको बैठा के पढ़ा रहे हैं, सो दैट कि इनका कोई आउटडोर एक्टिविटी हो, डिस्टेंस से क्लोज रूम से चुप के बाहर जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि बच्चों की आँख की रोशनी दृष्टि जो है वो बाधित नहीं हो। जी। आजकल जैसे कैटरैक्ट हो गया या आंखों की जो भी डिजीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसका बेसिक्स क्या है, मतलब जो बढ़ने का कारण क्या है? पहले तो हम तो ये कहें कि जैसे मोतियाबिंद के लिए कोई पेशेंट आता है, हम लोगों ने देखा कि मोतियाबिंद है, जी। हमने बोला कि आपको मोतियाबिंद हो गई है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपकी रोशनी कम हो गई है। तो पेशेंट हमको क्या बोलता है कि हम देख रहे हैं कि आज हर तीसरे चौथे को मोतियाबिंद हो रहा है। हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग या जो पुरखे थे, उनको तो कोई किसी में सुना नहीं किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। आप भी सुने होंगे दादा परदादा के क्या ऑपरेशन हुआ नहीं है। तो ऐसा हो गया कि इस 20-30 साल के ड्यूरेशन में मोतियाबिंद की बीमारी सब में हो रही है या बढ़ गई है। जी, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन ये है, मोतियाबिंद सबको होना है, दिस इज़ द फैक्ट बाय फिजियोलॉजी। हमारी आँख की जो लेंस है, जब हमारा उम्र बढ़ता है तो वो धीरे धीरे सफ़ेद होता है, जिससे बाल सफ़ेद हो रहा है वैसे आँख का लेंस सफ़ेद हो रहा है। लेंस जब सफ़ेद होता है उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक। तो मोतियाबिंद होना सबको है। अब मोतियाबिंद जब होता है तो डिमांड देखा जाता है पेशेंट का। अब हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे पुराने जनरेशन में जो थे 20 दादाजी परदादाजी, उनके समय में विज़न का इतना डिमांड नहीं था, वो टीवी नहीं देखते थे, वो स्क्रीन नहीं देखते थे, वो दूर की चीज़ों की इतना घूमना फिरना नहीं होता था। उनके लिए नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, नियर बाई आपके 1-2 मीटर में क्या चल रहा है हमको वो देखना था। तो इतनी रोशनी तो सबकी रहती ही है, बट आज के डेट में आपके फादर किसी के फादर आज दे आर वेल एजुकेटेड है, वो न्यूज़पेपर उनको पढ़ना है, उनको ड्राइव करना है, उनको देखना है, उनको हर चीज़ पढ़ना है, स्क्रीन और तो वो रोशनी बाधित होती है उनका डिमांड है। अब उनको पता चल रहा है कि हमको कम दिख रहा है, दे कम फॉर कंसल्टेशन, डायग्नोज विद द कैटरैक्ट। हमारे जो दादाजी को रोशनी कम होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम है, काम तो चल रहा है। तो उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी कि आपकी डिटेक्ट कर पाए। कोई 2000 साल के बाद से लेंस डेवलप हुआ जो आंख में डालते हैं, उसके पहले तो लेंस भी नहीं था, सिर्फ मोतियाबिंद निकाला जाता था। तो ये सब लोग प्रमोट भी नहीं करते थे कैटरैक्ट सर्जरी, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। तो एक तो डॉक्टर प्रमोट नहीं करते थे कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, दूसरे मरीज डिमांडिंग नहीं होते थे। बट आज के डेट में ईच एंड एवरी पर्सन इज एजुकेटेड, उसको रोशनी चाहिए 100%, और उसकी रोशनी कम होती है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और कैटरैक्ट डिटेक्शन बढ़ गया है।
और लेंस आ जाने के बाद आज हम 70 साल के मरीज में भी हम लोग बच्चों वाली रोशनी वापस ला सकते हैं। ओके। मोतियाबिंद हटा के लेंस जब लगती है तो उनकी एकदम ब्राइट शार्प रोशनी जो एकदम चाइल्डहुड वाली होती है वो आ जाती है। एंड पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम लोग, मेरे बहुत मरीज बताते हैं कि सर हमको आप बच्चा बना दिए। बच्चा पे हमको जो जिस तरह से सब कुछ साफ क्लियर दिखता था, आज के डेट में हमको वैसा ही दिख रहा है। तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी है, यही है ना कि लेंसेज आ गई हैं, मल्टीफोकल लेंस, मोनोफोकल, ये सब जो आपकी दूर नज़दीक सब रोशनी बढ़ा दे रही है, चश्मा से फ्री कर दे रही है। तो हम सारा ज़िंदगी चश्मा पहनते हैं, बुढ़ापे में हमको चश्मा से मुक्ति मिल गया, तो पेशेंट तो इससे हैप्पी होता है। और डाइट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो तो है, मतलब हमारा जो डाइट और जो डायबिटीज़ इज़ अ लीडिंग फैक्टर फॉर कैटरैक्ट। ओके। डायबिटीज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर गेटिंग मोर एंड मोर कैटरैक्ट। जी। आज 40 साल 45 साल में लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? डायबिटीज की वजह से अर्ली कैटरैक्ट डेवलप होता है। प्लस मेडिसिन यूज, बहुत सारे लोग स्टेरॉयड डिपेंडेंट, स्टेरॉयड यूज हो रहा है। कोविड में इतने लोगों को स्टेरॉयड दिया गया जो आज 2 साल 1 साल 2 साल के बाद बहुतों में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है। तो कैटरैक्ट आजकल अब एज रिलेटेड नहीं रहा, बहुत सारी एक्वायर्ड हो रही है कैटरैक्ट। कोविड के बाद कितना % ग्रोथ आया है इस प्रॉब्लम? मतलब मैं कहूँगा कि जहाँ हम लोग 10 में 4 मरीज में कैटरैक्ट देख रहे हैं, तो आज 6 मरीज में देख रहे हैं। 10 पे 20% इंक्रीमेंट हुआ है कैटरैक्ट में, क्योंकि जो उस समय जो जिन्होंने 2 4 6 महीने तक स्टेरॉयड लिया, उसमें कैटरैक्ट डेवलपमेंट बढ़ा है, कैटरैक्ट स्टेरॉयड की वजह से। तो स्टेरॉयड हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, फूड हैबिट हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब भी कैटरैक्ट को के नंबर्स को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट आपके यहाँ से ऑपरेशन करा के घर गया, तो एक समय आप देते हैं कि इतना दिन आपको प्रिकॉशन में रहना है। उस दौरान कुछ प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे पेशेंट परेशान भी हो जाते हैं, कंसल्ट भी करते होंगे। तो कौन सी वो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट को उस वक्त ख्याल रखना चाहिए, जो उस वक्त आपसे इमरजेंसी के तौर पे उसे देखे? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? कैटरैक्ट सर्जरी में बहुत सारे मिथ्स हैं जी, क्योंकि आज भी लोग कैटरैक्ट सर्जरी कंपेयर करते हैं वही 20-30 साल पहले वाली। उस समय क्या होता था कि टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेंसेज थी नहीं, उस समय मैनुअल ऑपरेशन होता था, चीरा लगा के मोतियाबिंद का आधा पुतली काट के मोतियाबिंद बाहर निकाला जाता था। तो उस समय लोग 3-3 6-6 महीने परहेजी करते थे। उस समय 1-1 महीना 2-2 महीना लोग नहाते नहीं थे। उस समय लोग कहते थे कि ठंडा में ऑपरेशन होगा, गर्मी में नहीं होगा, कि आप 2-3 महीना गर्मी में बिना नहाए रह कैसे सकते हैं। वो कंसेप्ट आज भी बना हुआ है, जबकि टेक्नोलॉजी 0 से एकदम हाई लेवल पे पहुंच गई है। आज हम लोग जो कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लगता आँख में, सिर्फ ड्रॉप दी जाती है और उसमें फेको लेज़र आती है। एक बहुत 2.2 mm का बस एक कट होता है जिसमें एक प्रोब अंदर जाती है, अंदर ही अंदर मोतियाबिंद गला देती है, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, और लेंस उसी 2.2 या 1.8 mm से वो लेंस भी चला जाता है, अंदर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, जो वुंड है, जो जख्म है, वो 24 घंटे में सील हो जाता है, कोई टाँके की और इससे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इसमें रिकवरी पेशेंट को 24 आवर्स में होता है और इसमें प्रिकॉशन हमें मैक्सिमम 10 से 14 दिन का प्रिकॉशन है, उसके अलावा और कोई प्रिकॉशन नहीं है। और प्रिकॉशन क्या है? बस आँख को पानी से बचाना है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन पानी से होता है, पानी से या हैंड टू आई कांटेक्ट से या किसी घर के कपड़े से आपने पोंछ ली, ये 3 चीज़ का प्रिकॉशन है आँख के लिए। इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन नहीं। हमारे पास पेशेंट आते कहते हैं कि लाइट में नहीं बैठ सकते हो, टीवी नहीं देख सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते हो, धूप में नहीं निकल सकते हो। ये सब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कैटरैक्ट सर्जरी को जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मरीज उतना ही बैक फुट पे जाता है कि इतना रेस्ट्रिक्शन हमसे कैसे होगा, वो छोड़ते हैं, नजरअंदाज करता है, काम चल रहा है। बट आज के डेट में आई पैच 1 घंटे में हट जाती है। हम लोग जो भी प्रिकॉशन मैक्सिमम 10 डेज, 11 दिन से मरीज को बोलता हूँ कि आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो टीवी देखना, लाइट पे रहना, हाँ खाने में भी बहुत रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं घर पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो खाना है खाइए, खाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो सर्जरी हो रही है ना टॉपिकल में, 24 घंटे में वुंड सील हो जाता है। तो आपके खाने से, ग्राइंडिंग करने से कोई गीला खाना है कि हार्ड खाना है, कुछ नहीं है, सब कुछ खाना है। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिथ हैं।
मतलब मैं समझा के भेजता हूँ पेशेंट को कि ये करना है, और मैं भी बोलता हूँ आपके घर वाले ऐसे बोलेंगे नहीं सुनना है, फिर भी पेशेंट जाता कहता है कि सर हम क्या करें, हम तो करते तो मेरे रिलेटिव आके पड़ जाते हैं, नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, हम क्या, मतलब इतना डीप लेवल पे ये सब मिथ्स है जो कि लोगों में जाना चाहिए कि भाई अब बहुत चीज़ इम्प्रूव हो गया है, इलाज का जो लेवल है वो बहुत पहले से, अभी 100% विजन वापस आती है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट है, इतनी टेक्नोलॉजी आई गई है इसीलिए कि अब, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन अब 12 महीना होता है, नहीं अब ठंडा गर्मी का कॉन्सेप्ट चला गया था कि ठंडा में ही होना चाहिए। यस, ये सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी का जी, अभी कि हाँ है, मतलब मैं तो इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि लोगों में मैसेज जाए जी, कि मोतियाबिंद का इलाज 12 महीना, दिल्ली एम्स में मैं था, हम लोग 12 महीना सर्जरी करते थे। जी, तो अगर ऐसा कोई लॉजिक होता कि नहीं करने का, मुझे तो ऐसा कोई लॉजिक ना पढ़ाया गया है, ना मैंने सुना है, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी बोलती है कि गर्मी में नहीं होता है। ये बस लोगों की अपनी थॉट है जो जिसके वजह से ये लोग रुके हुए हैं। 12 महीना होता है, 10 दिन प्रिकॉशन लेना है, उसके बाद बस पानी से आँख को बचाना, और मेरे तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। 3 बात मैं बोलूँगा कैटरेक्ट सर्जरी वाले मरीजों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब सर्जरी होती है तो हमें 3 ऐसी बात क्या ध्यान देनी है जिसे इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पहला, अचानक से आँख का लाल हो जाना। दूसरा, उसमें पेन होना, दर्द का आ जाना। और तीसरा, अचानक से रोशनी का कम हो जाना। ये 3 फैक्टर है जो ये इंडिकेट करता है कि उस आँख में इन्फेक्शन हुआ है, और ऐसे केस में इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। खुजली हो सकता है, पानी आ सकता है, इरिटेशन आ सकता है, ये सब नॉर्मल है, क्योंकि जो वुंड हील होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि वुंड हील पे भी डिपेंड करता है कि मोतियाबिंद कच्चा है कि पक्का है कि क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये 3 सिम्टम्स जो मैंने बोला जो मोतियाबिंद वाले मरीजों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आँख ठीक चल रही है, सडनली एक दिन आँख लाल हो गई, आँख में दर्द आ गया और रोशनी कम हो गई। ये 3 बात होती है, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि ये इन्फेक्शन का लक्षण है, और आँख अगर इन्फेक्शन होती है तो पूरी आई साइट खत्म होने का रिस्क होता है। तो ये 3 चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है, उसको कितना समय लेते हैं आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में? सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना कि समय पे तो पूछना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन कि हमें रिजल्ट देना है। अब मैं कह दूं कि नहीं मोतियाबिंद को 5 मिनट में ही हम सर्जरी करेंगे, तो गलत है। क्यों 5 मिनट में करना है? हम अच्छे से, हम टाइम लेके स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हुए हम करेंगे। हमको जो सिखाया गया है, हमारे किसी लिटरेचर में ये नहीं बोला गया कि आपको 5 मिनट में मोतियाबिंद सर्जरी करिए। तो जो भी सर्जन बोलते हैं ना कि हमको 2 मिनट में कैटरेक्ट कर देंगे, 5 मिनट में कर देंगे, 7 मिनट कर देंगे, ये कोई मतलब नहीं है ये स्टेटमेंट देने का। कोई पैरामीटर नहीं है, फर्स्ट टाइम पैरामीटर नहीं है कोई। आप सर्जरी अच्छे से करिए, शॉर्ट सर्जरी है, हाँ टाइम कम लगती है, शॉर्ट सर्जरी है, बट आप पेशेंट में एक ने फीड कर दिया ना कि 5 मिनट, अब 5 मिनट में हम सर्जरी, 5 मिनट में अगर सर्जरी नहीं होता तो पेशेंट के दिमाग में फीड हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गया, और वो मैसेज पेशेंट कन्वे करता है कि 5 मिनट में ही होता है। पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि सर कितने मिनट में सर्जरी होता है, कितना टाइम लगता है। मैंने बोला कि सर आपका आँख हम अच्छा बना देंगे, हाँ अब वो 5 मिनट में लगे या 8 मिनट में लगे या 4 मिनट में लगे। किसी पेशेंट में हमको 4 मिनट में सर्जरी कर देते हैं, किसी में 6 मिनट में करते हैं, किसी में 8 मिनट में लगता है। क्योंकि सबका मोतियाबिंद एक जैसा नहीं होता है। किसी का पका हुआ मोतियाबिंद है जिसमें लेज़र ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है उसको मेल्ट करने के लिए। किसी का मोतियाबिंद में पुतली फैलती नहीं है तो उसमें हम लोग हुक्स लगा के खोल के करते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट्स में कोऑपरेटिव नहीं होता है, ड्रॉप से सर्जरी करने में हमें उसको इंजेक्शन देना पड़ता है। तो आप कैसे टाइम फिक्स कर सकते हैं? टाइम फिक्स करना एक सिंगल पैरामीटर नहीं है कि आप इसके हिसाब से इसके करेंगे। मरीज़ कोऑपरेटिव नहीं है, उसका मोतियाबिंद हार्ड है, पुतली फैलती नहीं है, पेशेंट स्टेंट लगा हुआ है, कार्डियक मॉनिटरिंग में हम उसको करना है, तो सारे पैरामीटर्स हम लोग मॉनिटर पे देख के करते हैं। एंड आई हैव टू फॉलो माई ईच एंड एवरी स्टेप्स। अच्छे से करना है, सर्जरी फास्ट थोड़ी करना है। अच्छे से सर्जरी करिए, अच्छे से लेंस बैठाइए, पेशेंट को पूरी तरह से उसका आँख को क्वाइट करिए और अच्छे से वॉश करिए। तो हम तो टाइम देखने लगेंगे तो स्टेप्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उससे रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कई डॉक्टर बोलते हैं 5 मिनट लगता है, 6 मिनट लगता है। नहीं, मैं इतना बढ़ गया है तो लोग बस वही बात है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है मरीज को, लेकिन मैं सीधी से बता देता हूँ कि मोतियाबिंद का सर्जरी, कोई भी सर्जरी 5 से 10 मिनट ही लगता है, ठीक है। आपने एक कॉमन कंसेंसस बता दे रहे हैं।
लेकिन इसमें टाइम बाउंड नहीं है। हम 5 से 10 मिनट की जगह 15 मिनट भी लग सकता है। आपका सर्जन आपका ऑपरेशन करते समय वो हर स्टेप्स को अच्छे से करना चाहता है। कोई स्टेप्स रॉन्ग हो गया तो हमको उसको फिर रिकवर करना पड़ता है, उसको मैनिपुलेट करके उसको ठीक करना होता है। तो इट्स नॉट अ टाइम बाउंड सर्जरी। आप अच्छे से इलाज, सर्जरी हो, शॉर्ट सर्जरी है, डे केयर में होके पेशेंट को डिस्चार्ज करें। आजकल ऐसा देखा गया है, मैंने पर्सनली फील कई जगहों पर किया कि डॉक्टर पेशेंट्स को बहुत ही कम समय देते हैं और बहुत कम सुनते हैं। लेकिन आप में मैंने ये पाया कि आप संवाद करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं और टाइम देते हैं, बिल्कुल पेशेंटली सुनते हैं और कूल माइंड से आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समय देते हैं। ये कितना मतलब ये रिलेशन पेशेंट डॉक्टर में कितना डेवलप होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ क्या ना, जैसे अगर मैं एक मरीज़ हूँ और अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे जो समस्या है मैं बोलूँगा ना, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, ये मैं बताता हूँ। मैं डॉक्टर उस समस्या को सुन के अगर दवा लिख के भेज देता है तो मरीज़ को तो नहीं समझ में आया कि भाई क्यों हो रहा है। मेरे दिमाग में क्वेरी आ गया, हेडेक हो रहा है, आखिर क्या रीज़न है, क्यों हेडेक हो रहा है, कहीं माइग्रेन तो नहीं हो गया, कहीं कोई या जो भी हो। तो मुझे तो ये लगता है कि जब मरीज़ आता है अगर अपनी समस्या बताता है तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पेशेंट्स को बताएं कि आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या वजह है, उस वजह का क्या सलूशन है 1 2 3 और उस सलूशन से क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं, आप उनको बताएं। और जो दवाइयाँ दे रहे हैं आप उनको ये भी बताएं इस दवाइयों से क्या क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, कि अगर ये हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है, ये हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। तो ही पेशेंट को समझ में आएगा कि हाँ, हम जो इलाज ले रहे हैं या जो हमारी बीमारी है उसका इलाज है वो कन्विंस होगा। अगर आपको भीड़ निपटाना है तो फिर तो आप ऐसे ही करोगे। आप 100 मरीज़ देखेंगे, टॉर्च लाइट से देखा, दवा लिख के भेजा टॉर्च, तो वो तो एक भीड़ निपटाने वाली बात है। समझ गए आप? मेरा तो यही कहना है कि पेशेंट आप देखिए, इसीलिए हम लोग अपॉइंटमेंट सिस्टम से रखते हैं, 20 पेशेंट या 30 पेशेंट 40 पेशेंट रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम हर एक मरीज में हमको 10 मिनट टाइम लगेगा, हमको देना है, हमको उसकी बात सुननी है, समझनी है। तो उस हिसाब से हमको उसका मतलब आपको जो भी क्वेरी करना है, आपको अगर हमको बस अब माइंड में फोकस हो गया कि नहीं हमको कैटरेक्ट है, खाली कैटरेक्ट निकालना है, कैटरेक्ट करना है, बाद बाकी को दवा देकर तो फिर तो वो एक मशीनरीज काम हो गई। वो तो नहीं, मतलब आज के डेट में यही लैकिंग है प्राइवेट प्रैक्टिस में या जो भी हो, कि टाइम डॉक्टर टू पेशेंट टाइम बहुत लिमिटेड हो गया है। बहुत सारे रीज़न है, पेशेंट बहुत भीड़ होता है तो उसमें थोड़ा फास्ट देखना पड़ता है, टाइम है आप ये करिए। बट मुझे लगता है कि एक डॉक्टर मरीज़ जितना भी भीड़ में है टाइम 2-2 3-3 घंटा वेट करके आता है, उसको लगता है कि हम 15 मिनट भी डॉक्टर के साथ बैठे तो मेरा हर वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और मेरा यही कोशिश रहता है कि जो पेशेंट्स आए उनकी क्वेरी सॉल्व हो, वो समझे बीमारी को, फिर इलाज की आगे बढ़े। आइरिस हॉस्पिटल के बारे में कुछ आप बताएं, और क्या जो पेशेंट्स जो मतलब आपसे आइरिस हॉस्पिटल में ही मतलब यहाँ के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? आइरिस हॉस्पिटल में बता दूं कि 2017 में जब मैं आया तो उस समय जब पहला शुरुआत मैंने कैसे किया कि मैंने ऑर्किड में एक रूम लिया, मैंने वहीं से ओपीडी शुरू किया कि चलो हम आई का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लगा कि नहीं पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उसी ऑर्किड के बगल वाले प्रेमिसेस में हम लोगों ने 1700 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट का फिर से हम लोगों ने वो स्पेस लिया, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने इलाज शुरू किया, पेशेंट्स मतलब बेनिफिटेड होते गए, सबको लग रहा है, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ मरीज़ को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, स्पेस लिमिटेड है ये। तब फिर 2020 दिसंबर में फिर हम लोगों ने, जैसे इस आइरिस के जो पार्टनर्स हैं, मैं हूँ, ऑर्किड में सिद्धांत जैन है और राजकुमार अग्रवाल जी हैं और आकाश सदुकिया हैं, ये 4-5 हम लोग ने मिलकर फिर हुआ कि आइरिस को एक अलग से एंटिटी देते हैं, एक अलग बिल्डिंग क्रिएट करते हैं और एक ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग हर टर्सरी सेंटर को बनाते हैं। रांची में या झारखंड में सबसे बड़ी समस्या थी कि पहले ज़माने में जैसा एक ही डॉक्टर है, हर बीमारी का वही इलाज कर रहा है, जबकि आँख में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि अब आँख में भी मतलब 30-40 किताब बन चुकी हैं। मतलब आँख में कॉर्निया का अलग सेगमेंट ही हो गया है, अलग डिपार्टमेंट ही हो गया कॉर्निया का, काला मोतिया का अलग डिपार्टमेंट हो गया है, रेटिना का अलग डिपार्टमेंट हो गया, कैटरेक्ट का अलग डिपार्टमेंट।
तो हर डिपार्टमेंट के अलग एक्सपर्टीज है, स्किल्स है। यही एम लेकर फिर हम लोगों ने आइरिस को डेवलप किया यहाँ पे, ऑटोनोमस आइरिस, ताकि इसमें हम लोग मरीजों को पूरी तरह से ट्रीट करें, सारी सब स्पेशलिटीज। प्रेजेंट आइरिस में हम लोग 6-7 डॉक्टर्स हैं। मैं रेटिना और कैटरेक्ट सर्जरी करता हूँ। डॉक्टर गोपाल जी कैटरेक्ट के हेड हैं, डॉक्टर दीपिका है वो न्यूरो ऑप्थेल जो आँख की नस सूखते बोलते हैं, वो शंकर नेत्रालय से ट्रेंड है, वो यहाँ पे ऑप्टिक आँख की नसों की स्पेशलिस्ट हैं, वो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर रीना, वो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, दिल्ली एम्स की हैं वो भी। एक डॉक्टर गौतम लोकदर्शी है, वो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन है, वो भी दिल्ली एम्स के ही डॉक्टर थे, अब यहाँ के बैठे हुए हैं। उनका सेगमेंट है कि आँख में ट्यूमर हो जाना, आँख में पस बन जाना, आँख का पलक का गिर जाना, आँख तिरछा हो जाना, ये सब इलाज उनका एक्सपर्टीज़ है, वो इसी पे मेनली करते हैं। तो वही कह रहे हो कि आँख में आप इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रेटिना सर्जरी के फेलोज़ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मेडिकल रेटिना के फेलोज़ हैं, आरओपी के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये भी एक हमारा एम था खोलने का हॉस्पिटल, कि यहाँ के डॉक्टर बाहर जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग हम लोग रांची में क्यों नहीं दे सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर चेन्नई में जाके फेलोशिप कर रहे हैं, यहाँ से हैदराबाद में फेलोशिप कर रहे हैं, दिल्ली एम्स में कर रहे हैं। तो वो जब हमारे पास वो स्किल है, वो इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपर्टीज़ है, मरीज़ है, तो वो हम लोग ट्रेनिंग यहाँ रांची में क्यों दे सकते हैं। क्यों नहीं रांची में एक शंकर नेत्रालय जैसा हॉस्पिटल बन जाए, रांची में एम्स जैसा एक हॉस्पिटल बने। यही एम से मैंने इसको इस्टेब्लिश किया और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऊपर वाले की तरफ से हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं, जो एम हम लोगों ने किया है कि इस रांची को हम लोग ऐसा आई हॉस्पिटल दे कि मरीज़ को दूसरा सेकंड थर्ड थॉट आई नहीं, एक बार आए दिखाएं और उनको इलाज एक बार में, जैसे शंकर नेत्रालय में जाते हैं, एक बार आपको बता दें ये प्रॉब्लम है, पेशेंट पूरी ट्रस्ट से करता है। वो मेरा एम है कि हमारे यहाँ मरीज़ आए, एक बार वो हमने फिक्स का हमारा जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ये है, इतना ट्रस्ट मरीज़ में हो कि एक बार बोले और पेशेंट को हाँ कि अब मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर आता है ना, वो चीज़ आता है, और उसी एम से हम लोग इसको डेवलप किए जा रहे हैं। झारखंड एक गरीब प्रदेश है, यहाँ पर काफ़ी जो आबादी है, जो गांव देहात से भी बिलोंग करती है, जो सुदूर होते गांव से आते हैं, उनमें भी आंखों की समस्या पाई जाती है, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं होता है, वो फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं, वो इलाज नहीं करा पाते। तो क्या मतलब आइरिस में ऐसी कोई योजना है जो आप लोगों के पास जिससे उनको फायदा मिल सके? इसके माध्यम से मैं बता दूं कि आइरिस में गरीब से गरीब मरीज़ और जो भी कैपेबल है, हर पेशेंट्स के लिए यहाँ पे इलाज की सुविधा है। गरीबों के लिए हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड से हमने हॉस्पिटल को अटैच किया है, और आयुष्मान कार्ड के तहत आजकल लोगों में ये भ्रांति है कि आयुष्मान से सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी होता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ आयुष्मान के तहत हम लोग रेटिना ऑपरेशन कर रहे हैं, आरओपी का लेजर सर्जरी कर रहे हैं, कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, आँखों का ट्यूमर का इलाज, मतलब आयुष्मान के तहत आँखों का कंप्लीट इलाज है यहाँ पे। अगर मरीज़ गरीब है और उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो बेशक आके यहाँ पे आइरिस में आकर उनको ये कर ले। और दूसरे भी है कि सपोज आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है, बट अगर पेशेंट पुअर है, बीपीएल कार्ड उसके पास है, राशन कार्ड जो भी बीपीएल कार्ड है, अगर वो यहाँ शो करता है तो हमारे यहाँ चैरिटी विंग भी है, जिसके थ्रू हम लोगों मरीजों को काफ़ी किफ़ायती दर पे हम लोग इलाज करते हैं। तो ये व्यवस्था आइरिस में है सब। कोई मरीज, हमारा एम यही है, कोई मरीज बिना इलाज के यहाँ पैसे के अभाव में यहाँ पे इलाज से वंचित ना रहे। हाँ। और झारखंड में क्या कुछ नया मॉडर्नाइजेशन, मतलब कुछ प्रोग्राम वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे यहाँ? देखिए, हम बोले ना कि क्या है कि हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी, आपका नॉलेज, आपका स्किल हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। और इस तरफ भी हम लोगों ने, आइरिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है, पहले भी और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने एक नेशनल CME किया था, जिसमें पूरे इंडिया के बड़े बड़े सर्जन आए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना अपना एक्सपर्टीज़ पे सारी नॉलेज को आदान प्रदान किया। इस बार भी हम लोग बहुत जल्दी ही एक लाइव सर्जरी वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसके तहत हम लोगों ने 6-7 डॉक्टर, दिल्ली एम्स के डॉक्टर, साउथ के डॉक्टर्स आने वाले हैं, जो यहाँ पे लाइव ऑपरेशन करेंगे। और हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में वो सारे डॉक्टर्स को हम लोग का एक जमाव होगा,
जिसमें नई टेक्नोलॉजी जो इलाज में आ रही है, कैटरैक्ट में, रेटिना में, ये सब में, वो सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से अवगत करें, एक दूसरे से नॉलेज आदान प्रदान करें। उस तहत हम लोगों ने इसको रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक एजुकेशनल प्रोग्राम, डॉक्टर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एंड अपडेट करने के लिए हम लोग करते रहते हैं। उसका कोई लिंक शेयर भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल, वो जो सर्जरी होगी, जो हम लोग प्रोग्राम होगा, उसका एक रिकॉर्डिंग भी रहेगी, तो उसका हम जरूर शेयर करेंगे जी। तो हमने बात की डॉक्टर सुबोध सिंह जी से और डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बात भी की। इन्होंने बहुत ही एक्सपर्टली अपनी सजेशंस भी दिया इन्होंने। तो अब फ़िलहाल तो कोई भी आँख के रोगियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना दिल्ली ना मुंबई। आपको रांची में ही सारी ट्रीटमेंट इन हाउस ट्रीटमेंट मिल सकती है। और आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए सुबोध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।